स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारतीय समाजवाद के पुरोधा कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए उनके राजनीतिक संबंधी विचारों के बारे में। समाजवाद के माध्यम से समाज में एक बेहतर स्थिति लाने का प्रयास किया है और समाजवाद के हिसाब से ही समाज को परिवर्तित करने का प्रयास भी उन्होंने किया है और उनके द्वारा दिए गए राजनीतिक क्षेत्र में उन सभी सिद्धांतों के बारे में भी विवेचना करेंगे जिनके माध्यम से उनके राजनीतिक व्यवस्था में एक पुनर्स्थापना की व्यवस्था के रूप में समाजवाद को ग्रहण करने का पुरजोर कोशिश की। समाजवाद के क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण का स्थान वही माना जाता है जो स्थान गांधी जी द्वारा दिए गए उनके विचारों में हमें धार्मिकता या आध्यात्मिकता की झलक दिखती है, या विनोबा भावे द्वारा किए गए उनके कार्यकलापों में हमें सत्य और अहिंसा के संदर्भ में उनके विचारों की झलक दिखती है। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही ज्यादा जोर दिया है और कहा है इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और बेहतर समाज की परिकल्पना की जा सकती है। प्रकाश नारायण के संदर्भ में प्रोफेसर विमल प्रसाद कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में पैदा हुए जयप्रकाश नारायण एक महानतम विचारक की संज्ञा उन्हें दे दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकेले ही 25 वर्षों तक समाजवाद का नेतृत्व भारत के परिदृश्य में किया है। इससे पहले कि जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए उनके सभी सिद्धांतों के बारे में हम एक एक करके उसकी विवेचना शुरू करें, आइए देखते हैं कि इस अंक में हम उनके द्वारा किन किन सिद्धांतों पर दृष्टिगत करने वाले हैं और उन सभी सिद्धांतों का विवेचन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनके विचारों में जो देखेंगे वो है जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक चिंतन एवं समग्र दृष्टिकोण, जो कि 4 चरणों में विभाजित है। इन सभी चरणों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दूसरा जो उनका विचार है उस पर बात करेंगे वो है जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन के मूल तत्व कौन कौन से थे, इस पर बात करेंगे। अगला विचार जो उनका है वो है लोकतंत्र की सफलता के गुण या डेमोक्रेसी के कौन से वर्चू होते हैं जिनके द्वारा एक सफल लोकतंत्र की पहचान की जा सकती है। साथ ही हम उनके द्वारा दिए गए भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम उनके द्वारा दिए गए नवीन राजनीतिक व्यवस्था या दल विहीन लोकतंत्र की बात जो वो सामने रखते हैं न्यू पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसमें कोई भी दल नहीं होगा, उसके बारे में भी इस अंक में जानेंगे। साथ ही हम उनके द्वारा दिए गए नवीन आर्थिक व्यवस्था न्यू इकोनॉमिक सिस्टम जो उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है, इस संदर्भ में भी जानेंगे। साथ ही उनका जो अगला विचार है वो है सर्वोदयी समाजवाद, सर्वोदयी सोशलिज्म के बारे में भी वो आगे बात करते हैं। हम किस तरह से देखेंगे उनके विचारों में परिवर्तन आता है। और साथ ही अगला विचार जो उनका है राष्ट्रवाद की अवधारणा, नेशनलिज्म कैसे आता है भारत के परिदृश्य में, उसके संदर्भ में वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अगला विचार जो अपना प्रतिपादित करते हैं वो है साध्य एवं साधन, एंड्स एंड मीन्स की बात करते हैं, जिसका विचार जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और जिसके लिए जयप्रकाश नारायण को हमेशा याद किया जाता है वो है समग्र क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन। तो इन 10 मुख्य बिंदुओं के द्वारा जो उनके सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, इस वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित किए गए उनके राजनीतिक विचारों को देखें तो उनके राजनीतिक विचारों का जो समग्र दृष्टिकोण रहा है उसे हम विभिन्न 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में जिस तरह से हम देख सकते हैं पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 चरणों में हम जो है उनके समग्र राजनीतिक चिंतन या उनका दृष्टिकोण है उसे विभाजित कर कर देख सकते हैं। पहले चरण में या पहले फेज में जब हम देखते हैं वो अपने शुरुआती दौर में होते हैं, 1933 और 40 के बीच जब उनका पहला फेज शुरू होता है, वह फेज जो है वो मार्क्सवादी प्रभावित फेज कहलाता है, जिसमें वो मार्क्सवाद के काफी ज्यादा करीब नजर आते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिसने वो जो है एंगल्स या जे लविस्टोन या मानवेंद्र नाथ रॉय जैसे विचारकों का जो है उन्हें संघ मिलता है या उनकी कृतियां पढ़ने का अवसर मिलता है। उनसे काफी ज्यादा प्रभावित होने के कारण वो मार्क्सवाद के समर्थक बन जाते हैं या मार्क्सवाद काफी ज्यादा उनके भीतर जो है समाहित हो जाता है और एक मार्क्सवादी होने के कारण जो है वो समाजवाद के ज्यादा प्रवर्तक नजर आते हैं।
तो इस तरह से उनका जो पहला फेज जो देखने को मिलता है वो मार्क्सवादी विचारक के रूप में सामने आता है। उनकी जो मार्क्सवाद के प्रति है वो गहरी आस्था और अनुराग रहता है कि मार्क्सवाद के द्वारा ही समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। मार्क्सवाद से प्रभावित होने के कारण गांधी द्वारा दिए गए उनके सिद्धांत जो भी रहे, अहिंसावादी जो गांधी के सिद्धांत थे या उनके रचनात्मक जो भी कार्यक्रम चल रहे थे गांधी के, उसमें वो जो है संदेह की नजर से देखते थे कि गांधी जी द्वारा ये सारी जो चीजें हैं वो पूर्णतः निरस्त है, यानी बेकार है, इनका कोई भी मोल नहीं है। क्योंकि जो भी मार्क्सवादी विचारक होते हैं वो इस तरह की बातों को सामने रखते ही हैं। इसी समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही 1934 में उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा जो है समाज को एक बेहतर धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें जो है 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो काफी ज्यादा स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ था, कि जब हम पराधीन थे और स्वतंत्रता के लिए संग्राम किए जा रहे थे, तब इन्होंने मार्क्सवाद के जो सिद्धांत से प्रभावित थे तो उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के लिए हमें हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो इन्होंने अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों ही तरह के साधनों का प्रयोग पे बल दिया है अपने पहले फेज में, जिसमें वो भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 1946 में जो है उन्हें गिरफ्तारी से छोड़ दिया जाता है। अगला फेज जब हम देखते हैं तो 1940 से 1952 के बीच में उनका जयप्रकाश नारायण का सेकंड फेज माना जाता है, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से ही उन्होंने जो है समाज में एक बेहतर परिकल्पना करने का प्रयास किया है। अपने इस पहले फेज में जहां वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अपने चीजों को देखते थे और वर्ग संघर्ष या संघर्ष के माध्यम से चीजों को आगे लाने का प्रयास करते थे, वहीं अपने सेकंड फेज में यानी दूसरे फेज में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद के काफी ज्यादा प्रवर्तक हो जाते हैं और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण पर जोर देते हैं। और समाज जो है एक शोषण रहित समाज की स्थापना की जाए, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता इन तीन पहलुओं पर ज्यादा बल दिया जाए और सहकारी समाज की भी स्थापना हो जाएगी और इससे जो है समाज आगे बढ़ सकेगा। साथ ही हम देखते हैं कि 1948 में वह इस्तीफा दे देते हैं और एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है भारतीय समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि कांग्रेस के भीतर रहते हुए समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती, इसलिए वो एक अलग पार्टी का चुनाव करते हैं और कहते हैं कि यह जो है विवेकपूर्ण वैज्ञानिक राज्य व्यवस्था या राजनीतिक सिस्टम से कार्य करेगा। तो इस तरह से उनके लोकतांत्रिक समाजवाद को हम दूसरे चरण या दूसरे फेज के रूप में जानते हैं। उनका जो तीसरा फेज है वो 1952 से 1974 के बीच में जाना जाता है, जिसे सर्वोदयी समाजवाद की स्थापना के लिए वह अहम मानते हैं। पहले और दूसरे फेज से वो काफी ज्यादा परिवर्तन होकर अपने तीसरे फेज में नजर आते हैं, जहां वो पहले फेज में गांधी जैसे विचारकों के आकार देते हैं, वहीं अपने तीसरे फेज तक आते आते वो गांधी और विनोबा भावे जैसे विचारकों से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं, या हम ये कह लें कि उनका अनुसरण करते नजर आते हैं। विनोबा भावे द्वारा चलाए जा रहे भूदान और ग्राम दान योजना के तहत वो जुड़ते हैं और दान को सर्वोदयी समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो दान के माध्यम से शेयरिंग टुगेदर की बात करते हैं, यानी कि दान के माध्यम से समाज के पास अगर कुछ है, अगर समाज को उससे भला हो सकता है तो समाज को दिया जाना चाहिए। तो शेयरिंग टुगेदर की बात सामने रखते हैं, जिसमें वो संपत्ति दान और जीवन दान को जोड़कर और कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही हम देखें तो इस समय सर्वोदयी समाजवाद में इन्होंने कुछ कार्य किए। 1970 और 72 के समय जो मुजफ्फरनगर में नक्सलवाद था उसे खत्म करने का भी प्रयास किया और 1972 में चंबल घाटी में 400 डाकुओं के द्वारा जो है इनके सामने समर्पण किया गया। तो ये सर्वोदयी समाजवाद की स्थापना के लिए इन्होंने इस तरह के कार्य को किया है। लेकिन जब इनका अंतिम फेज आता है, यानी अंतिम चरण की बात करें, जिसमें 1974 से 1979 तक, जब तक यानी वो जीवित रहे, अपने इस समग्र क्रांति के माध्यम से समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया।
जयप्रकाश नारायण पहले फेस में, दूसरे फेस में या तीसरे फेस में और अंतिम आते आते एकदम उग्र हो जाते हैं, यानी उनके समग्र क्रांति की बात करने लग जाते हैं कि जो समाज है, उन्होंने पहले तो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, फिर वो जो थे लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा समाज की स्थापना करना चाहते थे, फिर उन्होंने जो है सर्वोदयी समाजवाद के पक्ष से भी समाज को देखने का प्रयास किया और अंत में उन्होंने समग्र क्रांति की अवधारणा को प्रस्तुत किया और कहा कि इनके माध्यम से ही एक बेहतर समाज की परिकल्पना की जा सकती है, जिसमें सामंजस्यपूर्ण और संतुलित विकास के माध्यम से समाज आगे बढ़ेगा। तो तरह से हम जयप्रकाश नारायण द्वारा उनके राजनीतिक चिंतन के समग्र दृष्टिकोण को जो है 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। आइए उनके द्वारा दिए गए उनके जो अगला विचार है वो है राजनीतिक क्षेत्र में उनका जो मूल तत्व कौन कौन से थे उस पर ध्यान देते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के अगले विचार को देखें, जिनमें वो बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन के वो कौन कौन से मूल तत्व थे, यानी जिनके द्वारा राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अपने जो है सिद्धांतों का प्रतिपादन जयप्रकाश नारायण ने किया है। उनके मूल तत्व की बात करें तो जो उनके मूल तत्व थे जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक क्षेत्र के संबंध में, वो थे नवीन लोकतंत्र की स्थापना। वो चाहते भारतीय लोकतंत्र जो था वह, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो पाश्चात्य लोकतंत्र की जो भूमिका है वो पूरी तरह से गलत है। इसके कारण जो है विसंगतियां और बुराइयां जो है समाज में फैल गई है। तो इन बुराइयों को हटाने के लिए जो है हमें एक नवीन लोकतंत्र समाज की जो है स्थापना करनी पड़ेगी, तभी जो है राजनीतिक और सामाजिक समस्या का जो है निदान मिल पाएगा। इसके लिए हमें नैतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जो पाश्चात्य लोकतंत्र है वो नैतिक नहीं है बल्कि वो अनैतिक है। वहां पे क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में जो है संविधान प्रणाली, शासन प्रणाली, दल, चुनाव, इन सब से जो है नापा जाता है या इन सब से ही शासन को प्राप्त किया जाता है भारतीय लोकतंत्र के भीतर। उसके लिए संविधान की विवेचना देखी जाती है, शासन प्रणाली कैसी है, दलों का बहुत ज्यादा भूमिका हो जाती है, चुनाव होते हैं, उसके बाद जो है उनका जो है शासन आता है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो नैतिक नहीं है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये सभी अनैतिक है, यानी कोई भी दल जो है सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो विभिन्न तरीके के जो है आडंबरों को रचता है। जैसे कि हम देख सकते हैं वो दलों की जो है अपनी जो पहचान बनाने के लिए वो जातिगत मुद्दा उठाता है या जो है सांप्रदायिक या क्षेत्रीगत, इन सब पहलुओं के द्वारा जो है अपने शासन को प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो है भारतीय लोकतंत्र में जो है वह नैतिक नहीं है। इसलिए हमें जो है नैतिक दृष्टिकोण से जो है चीजों को देखने की जरूरत है। उस नैतिक दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो दलगत, जातिगत, संप्रदायगत और क्षेत्रगत ये सभी चीजें जो है मुक्त होगी, यानी सभी व्यक्ति स्वतंत्र होंगे और सभी लोग जो है एक मानवीय और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज की जो है स्थापना कर पाएंगे, जो मानवीय होगा और नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा। तो जयप्रकाश नारायण जो अपने राजनीतिक चिंतन के मूल तत्वों की बात करते हैं, वो मूल तत्व उनका विशेषकर क्या है, नैतिक तत्व है। वो नैतिक तत्वों की बात करते हैं नवीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए। लोकतंत्र के जो सफल संचालन के लिए वो लोकतंत्र के भीतर जो है कुछ गुण भी बताते हैं। वो जो है निम्न रूप से 10 गुणों की बात करते हैं, जिनके द्वारा जो है लोकतंत्र जो है एक सफल राजनीतिक प्रक्रिया बन सकता है या लोकतंत्र को सफल माना जा सकता है। उसके लिए वो 10 गुणों की बात करते हैं। कहते हैं कि डेमोक्रेसी के भीतर सत्य प्रियता होनी चाहिए, ये तभी होगी जब नैतिक होंगे। दूसरा, हिंसा से बचना चाहिए, किसी भी शासन प्रणाली को हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा अपने लोगों को शासित नहीं करना चाहिए। अगला विचार देते हैं, स्वतंत्रता के प्रति लगाव होना चाहिए व्यक्तियों को, और शासन के प्रति कोई भी अत्याचार किया जा रहा हो उस प्रतिकार करने का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। साथ ही सहयोग की भावना भी समाज में व्याप्त होनी चाहिए। और अगला विचार देते हैं, वो कहते हैं दूसरों के विचार के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए व्यक्तियों में। जब अपना छठा तत्व प्रस्तुत करते हैं, जो गुण है लोकतंत्र की सफलता के, वह है मानवीय समानता
पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग समान हैं और सभी के अपने अपने जो कर्तव्य हैं वो निर्धारित हैं। कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना के बारे में भी वो बात करते हैं। अगला, स्वहित को जनहित में लागू करना और इच्छाओं की पूर्ति करना ही शासन का जो है परम ध्येय होना चाहिए। नवा जो वो अपना तत्व प्रस्तुत करते हैं जिसमें गुणों की बात करते हैं, इच्छाओं को नियंत्रण करते हुए भौतिकता का त्याग कर देना चाहिए शासन प्रणाली के अंतर्गत, तभी जो है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना समाज में की जा सकती है। जो अंतिम और आखिरी जो गुण बताते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए, वो है सरल जीवन व्यतीत करने की क्षमता। किसी भी राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य व्यवस्था के भीतर शासन तत्व के उच्च वर्गों को अपने व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, जिसमें वो जो है क्या सरल जीवन का जो विचार है उसे सामने लाएंगे और सरल जीवन के माध्यम से ही जो है अपने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। आज की शासन व्यवस्था में देखें तो कोई व्यक्ति जब कोई भी एक राजनीतिक पद प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उस पद से अगर वो हट भी जाए तो भी उस पद की गरिमा उसके अंदर जो है व्याप्त रहती है। और तो इस तरह की बातों को जो है जयप्रकाश नारायण अपने विचारों में नकारते हैं और कहते हैं कि सरल जीवन के माध्यम से ही संचालन को आगे बढ़ाना चाहिए और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह सभी जो गुण है वो जरूरी है। इन गुणों के माध्यम से ही जो है शासन प्रणाली जो है वह कोई राजनीतिक अधिकार के लिए नहीं की जाती है। शासन प्रणाली ना ही शासन व्यवस्था में भागीदारी से सुनिश्चित होती है। शासन प्रणाली तभी जब व्याप्त होगी जब वो जीवन प्रणाली कहलाएगी। यानी लोकतंत्र कोई शासन प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा किसी को कोई राजनीतिक अधिकार मिल गए हो या कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हो। इस तरह से लोकतंत्र की जो है व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि लोकतंत्र एक जो है जीवन पद्धति है, यानी जीवन प्रणाली है जिसमें सभी लोगों को जो है सामाजिक आर्थिक न्याय विचार की अभिव्यक्ति प्राप्त है। और ये सभी व्यक्ति जब अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो समाज का बेहतर विकास होता है। और ये शासन प्रणाली आर्थिक लोकतंत्र से अलग नहीं है, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र ही आर्थिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में कार्य करता है, जिसमें क्षेत्रीय विकास भी समाहित है, जिसमें मानव का विकास नैतिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से समुचित होता रहता है, जिसके कारण जो है एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति का नैतिक मूल्यों के आधार पर ही उसके विकास को मापना चाहिए, ना कि लोकतंत्र के अधीन उन सभी पुरानी व्यवस्थाओं को जिससे जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचार जो है प्रभावित नजर आते हैं। तो इस तरह से अपने दूसरे विचार में जयप्रकाश नारायण जो है राजनीति के मूल तत्वों में नैतिक मूल तत्वों की बात करते हुए नजर आते हैं और लोकतंत्र के लिए अपने 10 जो है वो गुणों की बात करते हैं, जिसके माध्यम से जो है सच्चा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। अब हम उनके अगले विचार जिसमें वो भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना करने का प्रयास करते हैं उस विचार को भी देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने अगले विचार में भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना के बारे में जोर देते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय पुनर्रचना जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसकी जो है पुनर्रचना करनी आवश्यक है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की कल्पनाओं का जो राज्य व्यवस्था है वो है सर्वोन्मुखी या जनभिमुखी, जो सभी लोग जो जनता के भागीदारी को सुनिश्चित करता है, यानी सर्वोन्मुखी है और जनाभिमुखी है। यह जो है जयप्रकाश नारायण की कल्पना का जो है राज्य व्यवस्था सिद्धांत है। वो कहते हैं कि सामुदायिक समाज जो है वो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर निर्धारित होना चाहिए। जब हम भारतीय लोकतंत्र को देखते हैं, भारत में जो लोकतंत्रीय संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है उसमें जो है कुछ वो विशेषकर उसके दोषों को जो है सामने रखते हैं। इससे पहले कि जयप्रकाश नारायण अपने विचारों को सामने रखें, इससे पूर्व वो जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था के दोषों को वो जो है सामने रखते हैं, उनकी दुर्बलताओं को सामने रखते हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो भारतीय संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में एक सच्ची आस्था रखते थे। उनकी सच्ची आस्था रखने का कारण था कि इस संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में
कभी भी किसी भी समय जो है परिवर्तन की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और किसी भी तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए जो है जयप्रकाश नारायण संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था मानते थे, लेकिन इसके कुछ दोषों के बाद जो है इसे स्वीकार करने के पक्षधर थे। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को अपने विचार देने से पहले इनके कुछ दोषों की ओर इंगित करते हैं। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था के वो मुख्यतः 4 विशेष स्तर जो है दोष को सामने रखते हैं। इसमें जो पहला दोष है वो है अत्यधिक केंद्रीकृत चरित्र। जो संसदीय व्यवस्था है उसका जो चरित्र है वो काफी ज्यादा केंद्रीकरण में विश्वास है, जबकि जयप्रकाश नारायण विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। वो केंद्रीकरण के चरित्र को इसलिए निरूपित करते हैं, वो कहते हैं कि औद्योगिक सभ्यता के कारण जो है अधिक शासन व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई। जब औद्योगिक व्यवस्था के कारण क्या है, पूंजीपति जो वर्ग थे उनसे जो है केंद्रीकृत या राजनीतिक सत्ता जो है प्रभावित होती नजर आती है। आज के समय में हम अडानी के गिरते हुए शेयर को देख सकते हैं, जिससे जो है पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जो है राजनीतिक हलचल हमें देखने को मिलती है इनके शेयरों के गिरने के साथ ही, जिसमें जो है लोगों की जो भूमिका को हम देखें तो एकदम से गौण स्थिति हो गई, यानी इन लोगों का जो महत्व था वो काफी कम हो गया और लोक सेवकों का जो अधिनायक तत्व था वो उजागर हुआ। इसके लिए वो कहते हैं कि स्वशासी संस्थाओं का जो है हमेशा अभाव था, यानी कोई एनजीओ नहीं थी, सहकारी समितियां ऐसी नहीं थी जो इनके मुकाबले में खड़ी होकर समाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। तो केंद्रीकरण व्यवस्था का चरित्र इसलिए मजबूत हो गया जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, क्योंकि स्वशासी संस्थाओं का जो था अभाव था और जो है पूंजीपति और व्यापारिक वर्गों का ज्यादा प्रभुत्व था, जिसके कारण केंद्रीकरण व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावशाली संसदीय व्यवस्था में नजर आती है। दूसरा दोष वो सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि बहुमत द्वारा निर्वाचित और समर्थित शासन जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चुनाव जो है हमेशा वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं और चुनाव क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, इसके नाते जो है आधे लोग जो है शासन में भागीदारी नहीं कर पाते और मुश्किल से 50% लोग ही वयस्क होने के कारण भागीदारी करते हैं, जिससे क्या होता है, निर्वाचन प्रणाली द्वारा एक अल्पमत सरकार जो है बन जाती है, जिससे द्वारा जो है अल्पमत द्वारा निर्वाचित समर्थित व्यवस्था कहलाती है, वो बहुमत द्वारा निर्वाचित व्यवस्था नहीं कहलाती और अल्पमत सरकार का निर्माण होता है, जिसे चुने हुए लोग जो है वो बहुमत द्वारा नहीं आते, अल्पमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पक्ष में वो कहते हैं कि बहुमत नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है जिसपे मुश्किल से 50% लोग अपनी भागीदारी करते हैं और इन 50% लोगों की भागीदारी से ही चुनाव के जो दल होते हैं वो अपनी जीत को निर्धारित करते हैं। इसीलिए वो समाज के जो 100% लोग हैं उसका निर्धारण नहीं करते और एक अल्पमत की सरकार को जो है वो निर्वाचित करते हैं, तो इसलिए जो है इस व्यवस्था को वो दुर्बल मानते हैं। अब प्रकाश नारायण संसदीय लोकतंत्र में जो तीसरा दोष बताने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कि आम चुनाव के विरुद्ध है। वो जो संसदीय व्यवस्था में जो नॉर्मली आम चुनाव होते हैं उसके खिलाफ वो कहते हैं कि यह आम चुनाव पूरी तरह से गलत है, इसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आम चुनाव जो है वो काफी ज्यादा अत्यधिक खर्चीली होती है, ये काफी ज्यादा खर्चा वहन करती है और ये सारा खर्चा जो है अंत में जनता को टैक्स के रूप में भरना पड़ता है। और साथ ही पूंजीपति एवं श्रमिक संघों की भूमिका जो है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कोई भी चुनाव होते हैं, कोई भी, उनमें जो है सबसे ज्यादा भूमिका या तो पूंजीपति वर्ग की होती है या श्रमिक वर्ग की, तो दोनों की सबसे ज्यादा भूमिका होने के कारण ही जो है इनके हितों को देखती है कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी। जब इनके हितों को देखती है तो व्यक्तिगत हित सामने आता है और दलीय हित सामने आता है। व्यक्तिगत हित में ये सबसे ज्यादा पूंजीपति दलों के लिए कार्य करेगी और श्रमिक दलों के लिए कार्य करेगी, साथ ही अपनी पार्टी के लिए भी काम करेगी, यानी दलीय हित सबसे ज्यादा नजर आते हैं।
तो जब इन दो चीजों के लिए ही राजनीतिक दल की पार्टियां काम करने वाली है तो राष्ट्रीय हितों की जो है इसमें उपेक्षा होती है। तो इस तरह से वो जो थे आम चुनाव के विरुद्ध थे और कहते थे कि विधान सभाएं जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि वो कहते हैं कि इन्हें जो है स्थायी सदन बना दिया जाना चाहिए और इनकी एक निश्चित संख्या का निर्वाचन करना चाहिए, जो निश्चित अवधि के बाद जो है इनको चुनाव के द्वारा कुछ निश्चित व्यक्तियों को ही बदला जाए। पूरा सदन बदलना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि जब पूरा सदन बदल जाएगा और पूरे सदन के नए लोग भर्ती होंगे तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक शक्ति और संसाधन का जो है दुरुपयोग किया जाता है। पूरी सदन को पूरी तरह से बदल देने के पक्ष में वो नहीं थे। साथ ही जो चौथा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोष वो सामने करते हैं, वो कहते हैं संसदीय लोकतंत्र संचालन शक्ति का जो है उल्टा बहाव है। यानी ये जो है शक्ति जो क्या है, ऊपर से जो है नीचे की ओर आती है। राजनीतिक दलों का इसमें अस्तित्व होता है, वो सेवा की भावना से कार्य नहीं करती, बल्कि सत्ता और अधिकार प्राप्त करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। इसमें नैतिकता का हास्य हो जाता है, नैतिकता कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि बेईमानी, तोड़जोड़, भ्रष्टाचार के द्वारा जो है राजनीतिक पार्टी की जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न जो है अनैतिक माध्यमों से जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए वो आगे आती है और वोट लेना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, जनता की सेवा नहीं। और इसके लिए वो जातिवाद, अलगाववाद, भाषावाद और प्रांतीयवाद जैसी लोगों को आपस में लड़वाने का कार्य करती है, क्योंकि इससे जो है उसे वोट मिलता है। और वो कहते हैं कि ये संसदीय व्यवस्था जो उल्टा बहाव है, इसे नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। यानी जो ग्राम विकास पे जो ग्राम सभा के रूप में जो कार्य करते हैं, यानी जो लोग जो ग्राम में रहते हैं, क्योंकि ग्राम में जो लोग निवास करते हैं वहां से सत्ता जो है आगे आनी चाहिए और नीचे से ऊपर की ओर सत्ता जानी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। इसके लिए वो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने पक्ष को सामने रखते हैं। तो इस तरह से संसदीय व्यवस्था को पुनर्रचना करने के लिए जयप्रकाश नारायण कुछ दोषों को सामने रखते हैं। उसके बाद अपनी जो नवीन राजनीतिक व्यवस्था है या दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो अपने विचारों को आगे रखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण अपने नवीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करने के पक्षधर नजर आते हैं। अपने जयप्रकाश नारायण जो है अपनी राजनीतिक व्यवस्था में 5 स्तरीय राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण करते नजर आते हैं, जिसमें वो राजनीतिक व्यवस्था को 5 स्तरों पर विभाजित करने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वो बात करते हैं ग्राम सभा का। वह ग्राम सभा राजनीतिक या व्यवस्था दल विहीन लोकतंत्र की पहली इकाई के रूप में ग्राम सभा को वह चिन्हित करते हैं। दूसरा होता है पंचायत समिति। ये पंचायत समिति दूसरी इकाई होती है। तीसरी इकाई जिला परिषद कहलाती है। चौथी होती है विधान परिषद और 5वीं लोकसभा। इन 5 स्तरीय राजनीतिक व्यवस्था से ही जो है न्यू पॉलिटिकल सिस्टम या दल विहीन लोकतंत्र की जो स्थापना करने का प्रयास जयप्रकाश नारायण करते हैं, वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। जहां उनकी पहली जो इकाई है वो है ग्राम सभा। वो कैलाश नारायण कहते हैं कि शासन व्यवस्था का जो प्रथम इकाई होगा वो ग्राम सभा होगा, यानी जो है ग्रामीण क्षेत्र से ही शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्र से इसलिए शुरू होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा व्यक्ति, मतलब कि 70% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए जो सत्ता का जो शुरुआत होना चाहिए, जो सत्ता का शुरुआत होना चाहिए, वह जो है ग्राम सभा से शुरू होना चाहिए। तो ग्राम सभा यानी गांव के रहने वाले सभी लोग जो होंगे और सभी वयस्क लोग जो होंगे वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। साथ ही ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे वो अपनी शक्ति यानी उस कार्य को करने के लिए सत्ता और संसाधन का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, और इन कार्यों का निर्वहन करने के लिए वह एक मत होकर कार्य करेंगे, यानी एकमत्य हो जाएंगे या
पर्ची डालकर कोई कार्य करेंगे। यानी कि किसी कार्य के लिए जब व्यक्ति एकमत नहीं होगा तो उसे खाली बॉक्स में पर्ची डालकर और पर्ची निकालकर उस कार्य को करेंगे। और इस विधि के द्वारा क्या होगा, एक कार्यकारिणी सभा का जो है निर्माण होगा। और इस कार्यकारिणी सभा को ही ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाएगा। इस ग्राम पंचायत के सदस्य जो होंगे वो सर्वसम्मति और निर्दलीयता के आधार पर चुने जाएंगे कुछ निश्चित अवधि के लिए। और इन सभी सदस्यों को दोबारा चुना नहीं जाएगा। क्योंकि दोबारा इसलिए नहीं चुना जाएगा क्योंकि शासन में जो है सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए जो है जो व्यक्ति एक पद पर एक बार आसीन हो जाएगा वह व्यक्ति उस पद पर दोबारा आसीन नहीं होगा। लेकिन वर्तमान शासन व्यवस्था में देखें तो एक ही व्यक्ति कई वर्षों तक शासन व्यवस्था में बना रहता है। लेकिन जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार में ये विचार हमें देखने को नहीं मिलता। दोबारा व्यक्ति उस पद के लिए अपने को आगे नहीं बढ़ाएगा। और साथ ही यह ग्राम पंचायत के कुछ मूलभूत कार्य भी होंगे, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। साथ ही ये बेरोजगारी को दूर करेगा, निरक्षरता को दूर करेगा, न्यूनतम जीवन स्तर व्यक्तियों का सुधारेगा और सत्ता और संसाधन का ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण करने के पक्ष में कार्यों को करेगा। इस पक्ष का जो दूसरी इकाई है वह है नीति राजनीतिक व्यवस्था के जयप्रकाश नारायण की दूसरी इकाई है, जो कि ग्राम पंचायत का ही क्षेत्रीय संगठन होगा। और इस क्षेत्रीय संगठन के द्वारा शक्ति और संसाधन वह सभी प्राप्त इसको होंगे जिसके माध्यम से ये अपने स्तर पर कार्यों को करेगा। इसके सदस्य जो है ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वसम्मति या निर्दलीयता के आधार पर ही चुने जाएंगे। इस शासन व्यवस्था की जो तीसरी इकाई है वो जिला परिषद कहलाएगी। जिला परिषद पंचायत समिति से अगला स्तर है। इसके सदस्य जो है वो पंचायत समिति द्वारा चुने जाएंगे। वे चुनने की प्रक्रिया ठीक वैसे ही होगी जैसी सर्वसम्मति और निर्दलीयता के आधार पर किए जाएंगे। इस जिला परिषद को भी अपने कार्य को करने के लिए शक्ति और संसाधन प्राप्त होंगे, अपने स्तर पर कार्यों का अच्छे से निर्वहन कर सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक व्यवस्था में दल विहीन लोकतंत्र के लिए जो चौथी इकाई होगी वह विधान सभा कहलाएगी और पांचवी इकाई लोकसभा कहलाएगी। विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का जो है निर्धारण निर्वाचन मंडल करेगा। और इस निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होगा, निर्धारण ग्राम सभा करेगा। ग्राम सभा, यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि इसके सदस्य, निर्वाचन मंडल के सदस्यों का निर्धारण केवल ग्राम सभा करेगा, ना ही ग्राम पंचायत करेगा, ना ही ग्राम समिति और ना ही जिला परिषद। बल्कि इनके ऊपर शासन कौन कर रहा है, इस बात का निर्धारण सबसे पहली इकाई करेगी और वो कार्य ग्राम सभा करेगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्रों से दो व्यक्ति या दो सदस्यों को चिन्हित करेगा और उन सदस्यों को जो है मतदान के लिए आगे भेजेगा। उन दो व्यक्तियों का मतदान होगा और मतदान जो है हाथ उठाकर किया जाएगा। मतदान के लिए कोई पर्ची या कोई लिखित रूप नहीं। जिन व्यक्तियों को उनका समर्थन प्राप्त होगा वो अपने हाथ को उठाएंगे और उनसे उनका जो है निर्धारण माना जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। इस तरह से जो है निर्वाचन मंडल का निर्माण होगा और ये निर्वाचन मंडल जो है विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का निर्धारण करेगा और उनके कार्यों का निरूपण करेगा ताकि इनके स्तर के शक्ति और संसाधन इन्हें दिए जा सके। और ठीक ऐसी ही व्यवस्था राज्य और केंद्रों के स्तर पर भी विधानमंडल इसी प्रकार से करेगा, क्योंकि निर्वाचन मंडल द्वारा जब विधानसभा का निर्धारण हो जाएगा तो विधानमंडल राज्य और केंद्र स्तर पर जो है विधानमंडल द्वारा इसी तरह के प्रक्रिया द्वारा जो है
कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और लोकसभा की प्रक्रिया भी इसी तरह आगे बढ़ेगी। प्रकाश नारायण ने इन 5 स्तरीय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो है दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने बोला है कि जब ये व्यवस्था समाज में व्याप्त हो जाएगी तब लोक सेवकों की जो प्रथा है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और इनका अधिनायकवाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा और ये विकेंद्रीकरण आर्थिक संसाधनों पर भी होगा और लोगों की भागीदारी पर भी होगा। लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा रही है? ग्राम सभा द्वारा। और संसाधनों का बंटवारा भी कैसे किया जा रहा है? ग्राम सभा के द्वारा। तो इस तरह से शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है नवीन राजनीतिक व्यवस्था ये न्यू पॉलिटिकल सिस्टम की जो अवधारणा देने का कार्य किया है वो इस तरह से है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण नवीन आर्थिक व्यवस्था का भी निरूपण करते नजर आते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपने नवीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जिस विकेंद्रीकरण की बात की है, अपने अगले विचार नवीन आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यू इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत भी उसी विकेंद्रीकरण को निर्धारित करने का प्रयास किया है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ हमें आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी जोर देने की ज्यादा आवश्यकता है। जहां राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के पास शासन पहुंचता है वहीं विकेंद्रीकरण के द्वारा आर्थिक माध्यमों से भी लोगों तक जो है सब्जी चीजें पहुंचेगी। वह जो है इस बात का खंडन करते हैं जैविक असमानता जो मनुष्य में पाई जाती है वह बेसिकली नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है समान नहीं है, सभी लोगों की जरूरतें अलग होती है। एक फिजिकली डिसेबल मनुष्य जो है एक सामान्य मनुष्य से काफी ज्यादा उसकी जरूरतें और मूलभूत स्थितियां काफी अलग होंगी। उसी तरह जो है सभी व्यक्ति एक समान नहीं है। जैविक असमानता का वो खंडन करते हैं कि वो कहते हैं कि सभी लोग जो है समान नहीं है, सभी लोगों की मूलभूत जरूरतें अलग अलग हैं। आर्थिक सामाजिक असमानता जो समाज में व्याप्त है, समाज में व्याप्त होने का मुख्य कारण ये रहा कि संसार में जितने भी उत्पादन के संसाधन थे उस पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार सीमित हो गया और उससे बहुसंख्यक व्यक्ति जो थे वंचित हो गए। उत्पादन के संसाधन पर जब कुछ लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और बहुसंख्यक लोग जो थे वह उस अधिकार से वंचित हो गए, तब यह आर्थिक असमानता समाज में व्याप्त हो गई और इस आर्थिक असमानता के कारण ही समाज में जो है एक शोषण का कार्य किया। तो इसके लिए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इस आर्थिक विकेंद्रीकरण की भी आवश्यकता है। इसके लिए वो अपने समाजवाद की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि उत्पादन और संसाधन का सभी व्यक्तियों में विकेंद्रीकरण करके उसका समाजीकरण कर देना चाहिए। और इस समाजीकरण जब हो जाएगा तो राज्य में जो है दृष्टि से बड़े बड़े घरेलू कुटीर उद्योग, छोटे उद्योगों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्र के सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इस राष्ट्रीयकरण कर देने से सभी लोग जो है एक समान सूची में आकर खड़े हो जाएंगे। इसके लिए वो सीमित आवश्यकताओं पर बल देने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख सुविधाओं से यानी भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होता है वह व्यक्ति जो है असीमित संसाधनों का प्रयोग करता है अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि सीमित आवश्यकताओं पर सभी व्यक्तियों को बल देने की आवश्यकता है। अगर संसाधन कुछ व्यक्ति ही उसका उपभोग कर लेंगे तो बाकी के व्यक्ति कहां जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो जो है नियोजित विकास की अवधारणा को आगे रखते हैं। वो कहते हैं कि नियोजित विकास के संदर्भ में ही इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से समाज में जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण का प्रादुर्भाव होगा। वो राजनीतिक इकाई ग्राम मानते थे, वही स्तर जो है वो आर्थिक स्तर में भी शुरू करते हैं और कहते हैं कि गांव से शुरू होकर ये योजना क्षेत्रीय स्तर पर जाएगी, फिर सिजला योजना यानी जिला स्तर पे जाएगी तो उसे सिजला योजना कहा जाएगा, फिर वो जिला से आगे प्रदेश के स्तर पर जाएगी,
प्रदेश से आगे राष्ट्रीय स्तर की योजना जो होगी राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। तो इस तरह से गांव, क्षेत्रीय, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इस स्तर से जो है नियोजित विकास जो है समाज में हो पाएगा और आर्थिक स्थिति से सभी लोगों को भागीदारी मिल पाएगी। इसके लिए वो रोजगार काम के जो घंटे हैं उसका निर्धारण करने के पक्ष में नजर आते हैं। वो कहते हैं कि रोजगार के लिए जो भी घंटे हैं व्यक्ति के उसका निर्धारण करना चाहिए और साथ ही जीवन निर्वाह करने के लिए जो जरूरी है उन अहम बिंदुओं पर भी कार्य करने की जरूरत है। साथ ही वह अपने इस आर्थिक नवीन व्यवस्था में जो है भूमि सुधार यानी खेती के पक्ष के रूप में भी अपने विचारों का जो है प्रतिपादन करते नजर आते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति खेती करता है, कृषि उद्योग से जुड़ा है, उसे जो है सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। व्यक्तिगत खेती के आधार पर वह सहकारी खेती या सहकारी फार्मों को आगे बढ़ाने के ज्यादा पक्षधर है, जिससे कि कृषि और उद्योग दोनों में ही सामंजस्य की स्थिति मजबूत हो पाएगी और व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। इस सहकारी फार्मों से उद्योगों को जोड़ने से जो है सहायता मिलेगी किसानों को और किसान जब इससे सहायता लेंगे तो अपने जो खेती है उसको बेहतर कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने सरकारों से गुजारिश की है कि उनका ऋण जो है वो माफ कर दिया जाए और सहकारी ऋण जो है किसानों को दिया जाए। हाट व्यवस्था की, बाजार व्यवस्था की भी जो है बेहतर समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसान अपने संसाधनों को सही और उचित मूल्य पर उसका बेचकर अपना निर्वहन कर सके। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण ने अपने नवीन आर्थिक व्यवस्था में इस विकेंद्रीकरण का ज्यादा उजागर करने का प्रयास किया है, राजनीति के साथ साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण का भी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनका जो विकेंद्रीकरण है वह गांवों के स्तर से भी शुरू होता है और राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। इस प्रकार से हम उनके इस नवीन आर्थिक व्यवस्था को देख सकते हैं। प्रकाश नारायण का ऐसा मानना था कि नवीन आर्थिक व्यवस्था के बाद समाज विकेंद्रीकरण के स्तर पर भी आर्थिक रूप से संबल हो जाएगा और राजनीतिक रूप से तो पहले ही संबल हो चुका होगा। तो इस स्थिति में एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो सर्वोदयी समाजवाद कहलाएगा और अपने इस अगले विचार सर्वोदयी समाजवाद के माध्यम से जो है जेपी नारायण जो है अपने विचार को आगे बढ़ाते हैं। जेपी नारायण अपने सर्वोदयी समाजवाद का सिद्धांत जब प्रस्तुत करते हैं तो ये उनके राजनीतिक चिंतन दृष्टिकोण का था, उसका वो तीसरे चरण में इस बात के बारे में बात करते हैं। जहां वो पहले चरण में गांधी जी द्वारा दिए गए उनके विचारों से नकार देते हैं या उनसे सहमत नहीं होते, वहीं इस सर्वोदयी समाजवाद विचार में जहां बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय की बात की जाती है, इसे हम जेम्स मिल और जर्मी बेंथम द्वारा दिए गए उनके उपयोगितावादी सिद्धांत के समक्ष ही देख सकते हैं, जहां अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के बारे में बात की गई है। लेकिन जयप्रकाश नारायण यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जर्मी बेंथम और जेम्स मिल द्वारा उपयोगितावाद का सिद्धांत से कहीं बेहतर यह सिद्धांत है सर्वोदयी समाजवाद का उनका सिद्धांत, जिसमें बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करते हैं। यहाँ जयप्रकाश नारायण गांधीवादी विचार से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं और विनोबा भावे से भी ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं और अपने सर्वोदयी समाजवाद की स्थापना करने के प्रबल समर्थक हो जाते हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण ये भी कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो अंतिम चरम रूप है, जो अंतिम चरण रूप है या अंतिम रूप है, वह क्या है? सर्वोदयी समाजवाद ही लोकतांत्रिक समाजवाद का अंतिम रूप है, जिसमें क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप या उसकी भूमिका कम से कम हो जाएगी, यानी राज्य पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। गांधी जी की तरह वो भी इस बात को मानते थे कि राज्य का रहना जरूरी है और राज्य हर स्थिति में बना रहेगा, लेकिन जो राज्य की भूमिका है वो कम से कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो दलगत राजनीति है वह नहीं होगी
और साथ ही संगठित और असंगठित किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होगी। कब? जब लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, इसके चरम रूप में समाजवाद यानी इसके चरम रूप में सर्वोदयी समाजवाद के रूप में। सर्वोदयी समाजवाद की जब स्थापना होगी तब सभी व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और न्याय सभी लोगों के लिए बराबर होंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो उसकी जाति पाति के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, या न्याय के क्षेत्र में उसे न्याय नहीं दिया जाएगा, या स्वतंत्रता के लिए उसे बाध्य किया जाएगा। ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे भी खत्म किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्राथमिक इकाई होगी वो गांव होगा, और गांव में सबसे ज्यादा 70% लोग जो है निवास करते हैं। इस स्थिति में जो है वह इकाई जो गांव से शुरू होकर शहर को होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी सर्वोदयी समाजवाद में किसी का शोषण नहीं होगा। स्वतंत्रता, समानता और न्याय सभी के लिए बराबर होगा। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण एक बात सामने रखते हैं कि यहाँ पर राजनीति नहीं बल्कि लोक नीति चलेगी, और राज्य शक्ति की जगह लोक शक्ति पर कार्यों को किया जाएगा। यानी कि जो राजनीति है वो बदलकर लोक नीति कहलाएगी और राज्य की शक्तियां लोक शक्तियों में परिवर्तित हो जाएगी। यानी सभी शक्तियां लोगों के पास होगी, लोगों द्वारा ही नीतियां बनाई जाएगी, क्योंकि लोग ग्राम में वास करते हैं और ग्राम जो गांवों की इकाई से शुरू होगा, शक्ति और नीति दोनों ही इनके पास रहेगी और इसी स्तर से कार्य आगे बढ़ेंगे। नारायण अपने विचारों में जहां विनोबा भावे द्वारा विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं, उनके भूदान और ग्राम दान के संदर्भ में वो दान को जो है परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं दान जो है मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक इन तीनों स्तरों पर होता है और इन तीनों स्तरों पर किया जाता। दान वो कहलाता है जो व्यक्ति की खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, उसके कुटुंबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो उसके पास शेष बच जाता है वह दान कहलाता है। और दान व्यक्ति को करना चाहिए जिसमें कि शेयरिंग टुगेदर समाज का निर्माण होता है। इसके क्रम को आगे बढ़ाया है जयप्रकाश नारायण ने जीवन दान और संपत्ति दान को जोड़कर, जहां वो अपने इस सर्वोदयी समाजवाद के माध्यम से समाज में एक समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास करते हुए हमें नजर आते हैं। तो आइए उनके अगले विचारवाद की अवधारणा को भी देखते हैं। नारायण अपने सर्वोदयी समाजवाद के बाद अपने अगले विचार में प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा, जिसमें वो बताते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है भारत के संदर्भ में नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें तो जयप्रकाश नारायण अपने इस बात को सामने रखते हैं कि भारत में कभी भी नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद उस तरह से नहीं आया जैसे कि पश्चिम के देशों में आया, क्योंकि भारत जो था वह उस समय जो इस तरह से नहीं था, उसके अंदर पश्चिम की तरह भारत में प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि भारत जो उस समय था अलग अलग खंडों में विभाजित था, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूबों में विभाजित होने के कारण भारत का जो राष्ट्रवाद था वो पश्चिम के राष्ट्रवाद के मुकाबले प्रकट रूप में नहीं आया। इसका कारण था भारत में राष्ट्रीय चेतना का अभाव, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का अभाव देखने को मिलता है, अगर हम देखें कौटिल्य के समय में, तो कौटिल्य ने जो है एक अखिल भारत की स्थापना करने का प्रयास किया और उसमें वो काफी सफल भी रहे। जयप्रकाश नारायण राष्ट्र के निर्धारण के लिए कुछ तत्वों की बात करते हैं, जो है किसी भी राष्ट्र की स्पष्ट भू संपदा। जब किसी राष्ट्र के पास स्पष्ट भू संपदा है तो उसका पहला तत्व जो है वो पूरा होता है। दूसरा तत्व है एक समान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक एकता, और तीसरा हमारे सामने आता है संप्रभु प्राप्त, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति विधि द्वारा अन्य राष्ट्रों से उसे संप्रभुता मिली हो, यानी संप्रभु राष्ट्र हो। इन तीन तत्वों के द्वारा ही किसी राष्ट्र का निर्माणक तत्व माना जाता है। लेकिन जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं और आधुनिक अर्थ में देखते हैं तो भारत उस समय कोई राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत में जो है सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
चेतना या एकता तो थी, लेकिन राष्ट्रवादी एकता और चेतना नहीं थी। ये राष्ट्रवादी एकता और चेतना जो है अंग्रेजों के कारण ही भारत में आई है। और जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद फैला तो ब्रिटिश की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में जो है राष्ट्रवाद आया, जहां सभी लोग नाम, प्रदेश और स्पष्ट सीमाओं के आधार पर एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, पराधीनता के खिलाफ, अपनी स्वतंत्रता संग्राम के लिए सभी लोग एकजुट होकर इस युद्ध में शामिल हुए। तो इस तरह से ब्रिटिश के आगमन के साथ ही भारत में जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा देखने को मिलती है। उससे पहले भारत में किसी प्रकार की कोई राष्ट्रवाद की अवधारणा नहीं मिलती है। प्रकाश नारायण कहते हैं जो भारत में जो है राष्ट्रवाद की अलग जगाने का कार्य ब्रिटिशों ने किया। इसके आने के कारण ये हुआ कि ब्रिटिश के शासन काल के दौरान जब राष्ट्रवाद पनपा तो उसके बाद जो इस देश का विभाजन हुआ वह दो राष्ट्रों यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। इसके आधार पर सभी लोग जो धर्म और जाति संप्रदाय के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग उठी। ऐसे में जो है जयप्रकाश नारायण ने एक समन्वित राष्ट्रवाद की परिकल्पना को उजागर करते हुए अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। जयप्रकाश नारायण जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो है समन्वित राष्ट्रवाद। यानी इस समन्वित राष्ट्रवाद की वो दो परिस्थितियां सामने रखते हैं। कहते हैं कि पहला तो ये है कि वो पूर्ण धर्म निरपेक्ष आधार के तौर पर ही इस राष्ट्रवाद को समझा जाए, यानी वो पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष हो। दूसरा, जनता के आवश्यकताओं या भावनाओं के अनुरूप राष्ट्र की राजनीति होनी चाहिए, यानी जनता की भावनाओं को समझ सके कि जनता को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जनता के लिए क्या बेहतर है। इसके लिए ऐसी राजनीति राष्ट्र में होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र में जनता के प्रति उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो जयप्रकाश नारायण समन्वित राष्ट्रवाद के दौरान इन दो पहलुओं के बारे में बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने अगले सिद्धांत साध्य एवं साधन के तौर पर भी जोर देते नजर आते हैं, जहां एंड्स एंड मीन्स की बात करते हैं। यह जो सिद्धांत है वो गांधी जी द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसके सहमत होते हुए जयप्रकाश नारायण गांधी जी द्वारा विचारों से भी ज्यादा मानते हुए कहते हैं कि अच्छे साधनों से ही अच्छे साध्य प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा नैतिक कर्मों से ही उसके अच्छे नैतिक कर्मों का उजागर किया जा सकता है। अगर हम वर्तमान राजनीतिक में नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक में कहीं पर भी नैतिक मूल्यों का कोई भी बल नहीं है, यानी यहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार और अनैतिक मूल्यों से जो है राजनीति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए वो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि नैतिक मूल्यों पर आधारित ही समाजवाद होना चाहिए और ऐसे नैतिक आधारित समाजवाद के द्वारा ही समाज में एक बेहतर समाज की परिकल्पना स्थापित की जा सकेगी। इसके लिए वो कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि विश्व की ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने मौजूद है जिससे हम सीख ले सकते हैं, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद या स्टालिनवाद। इन सभी ने शक्ति की पिपासा के वशीभूत होकर अनैतिक कार्यों के द्वारा अपनी राजनीतिक सत्ता का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से लोगों के ऊपर शासन किया और जिससे कि समाज में अनैतिक मूल्यों का प्रचार हुआ। इसके लिए वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के व्यवहार में जो है नैतिक मूल्यों का होना परम आवश्यक है। इस नैतिक मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति अच्छे कार्यों से अच्छे साधन की प्राप्ति कर सकता है। मानव की प्रकृति के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सभ्य नहीं होता, बल्कि सामाजिक प्रशिक्षण के द्वारा उसे सभ्य बनाया जाता है और इस सभ्यता के कारण वो नैतिक सभ्य बन सकता है और उसके अच्छे आचरण के कारण ही उसे अच्छे फल प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जयप्रकाश नारायण साध्य और साधन की बात पर ज्यादा जोर देते हुए नजर आते हैं। अब हम जयप्रकाश नारायण के उनके अंतिम विचार जिनमें वो समग्र क्रांति के बारे में बात करते हैं उनको भी देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने समग्र राजनीतिक चिंतन के दृष्टिकोण में
अंतिम चरण में आकर वह अपना अंतिम विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे समग्र क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी टोटल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। समग्र क्रांति के द्वारा उस समय की तत्कालीन सरकारों को जगाना चाहते हो, इसके लिए उन्होंने जो है इस समग्र क्रांति की घोषणा की 5 जून 1974 के पटना शहर के गांधी मैदान में किया। और इस गांधी मैदान में जो है लोगों का जन सैलाब इस क्रांति को भरपूर मिला, जिसमें कि सभी लोग जो थे, बूढ़े, बच्चे, जवान, छात्र, मजदूर, किसी भी वर्ग के लोग हों, इन सभी लोगों के वर्गों ने जो है इस समग्र क्रांति में अपनी भूमिका को सबसे ज्यादा भागीदारी प्रस्तुत की, जिसके कारण यह समग्र क्रांति काफी ज्यादा अपने समय में प्रबल दावेदार मानी जाने लगी। इस समग्र क्रांति के द्वारा जो है जयप्रकाश नारायण ने इस समग्र क्रांति को पूरी तरह से 7 क्रांतियों में विभाजित किया है। इस 7 क्रांतियों की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण। कहते हैं कि ये समग्र क्रांति 7 क्रांतियों से मिलकर बनी है, या हम इसमें 7 क्रांतियों के बारे में बात करेंगे। पहला है राजनीतिक क्रांति, दूसरा है आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। इन सभी क्रांतियों का समावेश ही समग्र क्रांति कहलाता है। उस समय जयप्रकाश नारायण ने जब ये समग्र क्रांति की घोषणा की थी, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय में की थी। और उनके द्वारा जो सबसे पहला जो किया गया कार्य था, वो अस्वीकार नीति का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार किया जा रहा था। जो उस समय कांग्रेस की नीतियां थी, जिसमें कि लोग सबसे ज्यादा तंग आ गए थे, उसके लिए उन्होंने जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है प्रतिकार को अपनाया, जिसमें सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों का पक्ष हमें देखने को मिलता है। क्रांति के द्वारा मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के क्रांति जैसा मानते थे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 6 लाख परिवार रहते हैं, और हर परिवार से अगर एक जन आता है तो उनकी संख्या जो है 6 लाख स्वयं ही हो जाएगी, और 6 लाख संख्या एक क्रांति के लिए काफी ज्यादा होती है। जयप्रकाश नारायण इस समग्र क्रांति का उद्देश्य था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उस समय की राजनीतिक परिदृश्य को पलट देना या उलटफेर कर देना। उस समय जो पहला इन्होंने जो उद्देश्य था इस नीति का, अस्वीकार नीति का शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिकार। दूसरा उद्देश्य था इस क्रांति का भ्रष्टाचार दल बदल राजनीति ग्रस्त। उस समय जो भ्रष्टाचार नीति थी और सभी दल जो थे सत्ता के लिए अपने दल का परिवर्तन कर दूसरे दलों में चले जाते थे, उसके खिलाफ इस क्रांति का उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इस क्रांति का था महंगाई को रोकना। चौथा था जाति पाति भेदभाव प्रतिकार करना, यानी उस समय जाति पाति का जो भेदभाव था उसके खिलाफ भी इस उद्देश्य में क्रांति को शामिल किया गया था। साथ ही शिक्षा क्रांति के स्वरूप में भी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि राजनीति जो कि एक शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए, वह अधिकार के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए जो है शिक्षा क्रांति भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। इसके लिए जो है वो क्रांति को एक मिश्रित क्रांति का नाम देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि यह एक मिश्रित क्रांति होगी, मिक्स रेवोल्यूशन होगा। ये समग्र क्रांति जो है वो मिक्स होगी, इसमें सभी लोग जो है अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वह लोग जो दलित हो, पिछड़े हो या उच्च वर्ग हो, ये सभी लोग जो है अपना बहुमत इस दल में देंगे, क्योंकि यह मिश्रित क्रांति है। और इस मिश्रित क्रांति में जो युवा वर्ग है उसकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि नेतृत्व का भार उसी युवा संगठन के ऊपर आता है। क्रांति में सबसे ज्यादा भूमिका छात्रों की भागीदारी का भी होगा, और इस क्रांति में साध्य और साधन भी बेहद जरूरी है। किसी भी अनैतिक कार्यों को नहीं किया जाएगा या हिंसात्मक तरीके से इस क्रांति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मिश्रित क्रांति के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी निरूपण हो जाएगा, जो शोषण रहित होगा, मूलभूत जरूरतों को पूरा करेगा और संसाधनों का बंटवारा कर लिया जाएगा। इस क्रांति के बाद का परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। वहीं हमारे सामने एक विचारक आते हैं समाजवादी, जो है मिलोवन जिलास, जिन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास में इस बात को क्लैरिफाई किया है कि
हर व्यवस्था में अपने आप में एक वर्ग है, यानी हम सचिव, व्यवस्थापिका, डॉक्टर, वकील, इन सभी के पदों को देखें तो इन सभी के पदों में एक संघ निकाय होता है और वहां पर एक वर्ग का प्रादुर्भाव होता है। तो इस क्रांति का इतना ज्यादा प्रबल प्रभाव देखने को मिला कि तात्कालीन सरकार ने जो है 1975 में ये देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी और इस आपातकाल के दौरान जो है सभी जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें जो है जेल में बंद कर दिया गया और जेल में बंद कर देने के कारण जो है उनका जो ये समग्र क्रांति का जो बुनियादी ढांचा था वो पूरी तरह से कमजोर हो गया, क्योंकि इसमें सभी लोग जो थे वो जेलों में चले गए आपातकालीन की स्थिति में। लेकिन इस क्रांति का इतना प्रभाव देखने को आया कि पहली बार भारत के परिदृश्य राजनीति में हमें गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिली, जो 1977 में जनता पार्टी के नाम से अपने शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव किया और एक गैर कांग्रेसी सरकार का शासन व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ। 1977 में जो कि एक जनता पार्टी जिसमें हम लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या सुशील कुमार मोदी, उस समय के ये जितने भी आज के समय के नेता हैं ये उस समय के छात्र नेता रहे थे जो पटना के गांधी मैदान में अपने इस समग्र क्रांति के दौरान शामिल हुए थे और जनता पार्टी में 1977 में इन्होंने जो है अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से जो है उनकी समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण की हमारे सामने देखने को मिलती है, जहां अपने विचारों का प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हमने जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए उनके राजनीतिक विचारों का एक समग्र दृष्टिकोण जो था उनका प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से, तो जिसके माध्यम से आप उनके राजनीतिक चिंतन से अवगत हो पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले इस तरह की सभी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में एक नए विचारक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।